अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं जहरा रज़ा। और आज वीक का पहला दिन है और उम्मीद करते हैं कि आप हफ्ते के पहले दिन की जो शुरुआत है वो एक अच्छी उम्मीद के साथ और एक अच्छी सोच के साथ करें, क्योंकि पॉजिटिव सोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी शो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज का हमारा प्रोग्राम खल्क़े खुदा की मदद के नाम है। एक छोटी सी नेकी है, किसी की परेशानी को दूर करने की एक छोटी सी कोशिश है जिसमें हम लोगों को आपकी मदद दरकार है। और आप लोगों को ये सोचकर मदद करनी है कि आप किसी एक इंसान की अगर मदद करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप पूरी इंसानियत की मदद कर रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सईद खान साहब, जो कि एक वालिद हैं और इनका एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है जिनका नाम है मोहम्मद तौकीर, और वो एक रेयर बीमारी से जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। तो इस हवाले से उनसे जानेंगे कि कब से उनको ये बीमारी है और किस तरह से हम उनकी जो परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है, आइए देखते हैं। कराची के इलाके कायदाबाद के रिहायशी सईद खान, जो कई साल से पुलिस के महकमे में मुलाजमत कर रहे हैं, इनके 6 साल के बेटे तौसीफ को बोन मैरो जैसी खतरनाक बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया है। यहाँ पर पाकिस्तान में इसका इलाज पॉसिबल नहीं है। जो इसका सजेस्टेड इलाज है वो है टी सेल डिप्लिकेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। और इसके ऊपर जो खर्चा है तुर्की में वो तकरीबन $73,500 US है। हुकाम बाला से मेरी दरख्वास्त है कि बस मेरे बच्चे का जल्द से जल्द इलाज करवाया जाए। अपने फूल जैसे बच्चे को इस बीमारी के बाइस हर गुजरते दिन के साथ तकलीफ में देखने वाली माँ कहती है कि मेरा बच्चा मुझसे रोज सवाल करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस तकलीफ से ये गुजरता है उससे ज्यादा तकलीफ से इसके माँ बाप गुजरते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त होता है जब इनकी इंजेक्शन लगते हैं और ये रोता रहता है कि अम्मी मेरी ये बीमारी कब ख़त्म होगी। मेरी अपनी हुकूमत बाला से ये दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे के इलाज के बारे में हमारी हेल्प की जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि बोन मैरो जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज तुर्की में मुमकिन है। मुतासरा खानदान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इनकी फरियाद सुनी जाए। अपने लख्ते जिगर को हर गुजरते दिन के साथ इस बीमारी में तड़पता देखना वालिदैन के लिए किसी कयामत से कम नहीं। इनकी हुकूमत से गुजारिश है कि इनके बेटे के इलाज के लिए इनकी मदद की जाए। कैमरामैन सैफ अली के साथ राबिया तुफैल, कराची। अब तक। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद तौसीफ मौजूद हैं, उनके वालिद भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस मासूम से बच्चे को क्या बीमारी है। और इस वक्त हमारी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहे हैं उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अकाउंट नंबर और सारी डिटेल इस वक्त मौजूद हैं। आप कॉल कर सकते हैं जो एहतियात देना चाहते हैं, और हमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का फज़ल करम। जी सईद साहब, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि बच्चे की उम्र कितनी है और ये कब से इसको ये बीमारी है? मैम, बच्चे की उम्र मैक्सिमम 6 साल है। 6 साल है और तकरीबन 1.5 साल हो गया कि इसको ये बीमारी डायग्नोज हुई है। 1.5 साल से यानी मामलात यानी मैं फेस कर रहा हूँ। और क्या है ये बीमारी, थोड़ा सा हमें इसकी डिटेल बताइए, क्योंकि जितना मुझे पता है कि इसको ब्लड की कोई बीमारी है जिसको माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या खून नहीं बनता, खून के खलिए उस तरह से काम नहीं कर रहे होते? थोड़ी सी डिटेल हमें बताइए। मैम, ये माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम विद एक्सेस ब्लास्ट ये बच्चों में बहुत कम होती है बीमारी, ये ज़्यादातर बड़ों में होती है। अच्छा। लेकिन ये बच्चों में जो है ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। इसमें जिस्म में जो है वाइट सेल नहीं बनते, इसके है एक्सेस ब्लास्ट। अच्छा। तो वाइट सेल नहीं बन रहे हैं, तो इसको हर हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 बार जो है प्लेटिलेट्स, वाइट सेल यानी प्लेटिलेट्स लगते हैं। 2 बार तो कम से कम 2 बार लगते हैं। सही। और वो जो खलिए काम नहीं करते उसकी वजह से जो है इसको रेड सेल भी लगता है। अच्छा। रेड सेल तकरीबन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इसकी HB डाउन होती है। तो उसमें जो है सपोर्टिव केयर के तौर पर
इनको बच्चों को जो है रेड सेल भी लगता है। सही सही, यानी वाइट ब्लड सेल्स इनके नहीं बनते हैं, जी, इनको जी, वाइट जी। ब्लड सेल्स हफ्ते में 2 से 3 बार लगते जी, हैं। जी, जी। सही। और जब ये बीमारी मतलब किस तरह से इसका पता चला, क्या इनको अलामात थी, क्या होता था बच्चे को? मैम जब फर्स्ट टाइम उसको बच्चे के जो है ना ये आंख एकदम रेड हो गई थी अच्छा। और इसको बुखार नहीं उतर रहा था और हल्की सी इसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। सही सही। तो हम एक डॉक्टर के पास लेके गए, हमारे इलाके में एक डॉक्टर था डॉक्टर शरीफ अब्दुल्ला, उसके पास लेके गए। जब उसने देखा, वो स्पेशलिस्ट था, तो उसने कहा कि मुझे इसका बोन मैरो का मसला लग रहा है, ये आप ले जाओ ताहिर शमसी साहब के पास। सही। तो फिर उसने हमारे को ताहिर शमसी साहब के पास रेफर किया, हम वहाँ पर गए हॉस्पिटल में, NIBD गए। NIBD में उन्होंने एडमिट कराया, उसको फेलफोर जो है उन्होंने प्लेटलेट्स लगाया, ब्लड लगाया, और उसके बाद फिर इसके जो टेस्ट वगैरह थे, बोन मैरो एस्पिरेशन का टेस्ट उन्होंने करवाया, ट्रेपान का टेस्ट करवाया। फिर उसके बाद इसकी बीमारी आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। सही। तो फिर उसके लिए उन्होंने लास्ट टाइम जो वो कराई है जिसमें बीमारी इसकी आइडेंटिफाई हुई है, बायोप्सी कराई है, बोन मैरो बायोप्सी। सही। तो उसमें इसकी बीमारी जो है डायग्नोज हुई है, यानी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। सही सही। तो फिर उसके बाद जो है यानी फर्दन जो है हमारी फैमिली के सब की जो है टेस्ट वगैरह हुए जी। खास करके HLA के लिए, हाँ। जो इसके साथ मैच हो। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इसमें यानी बच्चों में से, यानी सिबलिंग में बच्चों में ज्यादा मैच होने के चांसेस होते हैं। जी। तो बच्चों में से कोई इसके साथ फुल मैच नहीं है, सही। तो हाफ मैच है, और मेरी इसके साथ तकरीबन मैचिंग आ रही है 70%। अच्छा। बोन मेरे को जो मैचिंग आ रही है मेरी इसके साथ 70% आ रही है। तो आप अभी इनका इलाज के लिए क्या चीज चाहिए? बोन मैरो क्या है, डॉक्टर क्या बताते हैं कि किस तरीके से इनका इलाज हो सकता है? ब्लड लगना ये तो यानी एक सपोर्टिव केयर इलाज है। सपोर्टिव थेरेपी है, क्या वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए तो आपने लगा जी, दिए, जी, जी। लेकिन कोई परमानेंट इसका सोल्यूशन इसका है? परमानेंट इलाज जो है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सही। और जो क्योंकि इसकी हाफ मैचिंग है, फुल मैचिंग है ही नहीं, तो इसका इलाज पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। मेरे मेडिकल बोर्ड हुआ है, तो मेडिकल बोर्ड वालों ने जो है मुझे आउट ऑफ पाकिस्तान तुर्की के लिए रेफर किया। अच्छा। सही। और मैंने खुद भी तुर्की से मुख्तलिफ ममालिक से मैंने कांटेक्ट किया था। जी जी। तो उसमें ख़ास तौर पे इंडिया, तुर्की, चाइना। ठीक है सही साहब, हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा वक्त होता है कि माँ बाप तो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बस उनका बच्चा जो है वो ठीक हो जाए। इस पे इनके इलाज के ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है सईद खान, जो कि एक वालिद हैं और उनका एक बच्चा है मोहम्मद तौसीफ, जो कि एक ब्लड की बीमारी से वो लड़ रहा है। और इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम सब मिलकर उनकी मदद करें। और इस बच्चे का इलाज मुमकिन है, लेकिन इस कंट्री में नहीं है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन टर्की में इसका इलाज मुमकिन है। इसके अलावा और भी ममालिक हैं जहां पर उसका इलाज हो सकता है। और इलाज क्या है, हम उसके हवाले से उनसे बात कर रहे थे। जी सईद खान साहब, आप बता रहे थे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो इनका हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में वो इलाज मौजूद नहीं है। जी मैडम, इसका जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है और जो है फुल मैच इसका नहीं है, हाफ मैच पे इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। इस टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया स्टीम सेल्स के जरिए मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसके लिए डोनर सर्च किया। अच्छा। तो वो डोनर मुझे यानी कहीं अवेलेबल नहीं हुआ, और तुर्की में चांसेस है कि मुझे डोनर मिल जाए। गुजरांवाला फाउंडेशन के जरिए एक कोशिश की थी वहाँ से, तो उन्होंने मुझे डोनर सर्च करके दिए तुर्की में कि आपका फुल मैच डोनर तुर्की में अवेलेबल है। सही, और चांसेस है कि इसका तुर्की में जो है फुल मैच ट्रांसप्लांट हो जाए। सही सही। तो इसके ऊपर कितना खर्चा, आपने पता भी किया होगा, कितना खर्चा इसका हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का? इसका जो है मैक्सिमम दौरानिया वहाँ पर उन्होंने मुझे 3 मंथ का हॉस्पिटलाइज का कहा है कि 3 मंथ हॉस्पिटलाइज होगा। जी। फिर उसके बाद जो है साल से ज़्यादा इसका जो है फॉलोअप्स है।
लेकिन जो 3 मंथ्स का जो खर्चा है वो तकरीबन $73,500 ये जो है सिर्फ ट्रीटमेंट का खर्चा है। सही। और जो फिर वहाँ रहना है वो तो खैर अल्लाह कर देगा, आसान हो जाएगा। बिल्कुल, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करेगा। मुझे थोड़ा सा सईद साहब अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, रोज़गार कितना है, और अब तक जब से इनको ये बीमारी डायग्नोस हुई है तो कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए ये सारी चीज़ें करना? कोई आपको सपोर्ट है किसी जैसे NGOs हैं उसकी तरफ से, या किसी और की तरफ से कोई मदद या कुछ इस तरह की सपोर्ट आपको मिल रही है? हाँ जी मैम, मैंने जब से ये बीमार हुआ है तो शुरू में मैं बड़े मुश्किलात का सामना था मुझे, क्योंकि एक टेस्ट का जो है 50-50, 60-60 हज़ार का एक टेस्ट हो रहा था, तो मैं बड़े मुश्किलात का शिकार था। तो उस दौरान मेरे दोस्तों ने मेरे साथ काफ़ी यानी कोऑपरेट किया, और इसमें मेरा एक दोस्त है जो कि वकील है हाई कोर्ट का, और मेरा बेहतरीन दोस्त है आमिर खान, उसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। और मैं जो है खुद बजाते खुद जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहैसियत हेड कांस्टेबल नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, सही। तो आमिर भाई से मेरे इस मामलात की डिस्कशन हुई, तो आमिर भाई ने कहा कि सईद भाई ये तो बहुत बड़ा खर्चा है, और हमारा जो मेडिकल तो पुलिस का ना होने के बराबर में है, लेकिन जो इलाज वगैरह के जो हमारे को पैसे मिलते हैं तकरीबन 10 लाख तक, यानी पुलिस को सिपाही से ASI तक पैसे मिल जाते हैं अगर इलाज के ऊपर जो खर्चा होते हैं। तो मामलात मेरे नहीं हो पा रहे थे, मैंने डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन भी दी हुई थी, जी। मामलात नहीं हो पा रहे थे। तो फिर जब ये सारे मामलात मैंने आमिर भाई से डिस्कस किए, तो आमिर भाई ने कहा कि सईद भाई इसके लिए पिटीशन लगाना पड़ेगा। तो फिर हाई कोर्ट में हम लोगों ने एक पिटीशन दाखिल किया। तो उस पिटीशन का मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि 10 लाख रुपए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से और 20 लाख रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट से हॉस्पिटल को दिलवाए। सही। तो उसमें अब तक यानी जो इसका मामला चल रहे हैं, हाँ, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स अरेंज करना वो भी हर हफ्ते आपको 2-3 प्रिंट चाहिए होते हैं, तो वो भी मुश्किल होता है। इसी हवाले से हमारे साथ एक गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे। राना आसिफ हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। जैसे कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक वालिद हैं सईद खान साहब, और उनका एक बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल है, और उसको ब्लड की डिज़ीज़ है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का डॉक्टर्स ने कहा है, जो कि मुल्क से बाहर मुमकिन है, और अब तक जो इन्होंने पता किया है वो तुर्की में इनका इलाज मुमकिन है। तो आप एक समाजी कारकुन हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या मदद हो सकती है इस बच्चे की इलाज के हवाले से? जी, इनकी देखेंगे इनकी जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स हैं जी, और उसको देख के इंशाल्लाह मुक़य्यद अज़रात से और भी लोगों से अपील करेंगे ताकि इनके मसाइल हल हो सके, और वहाँ की इनकी ट्रांसपोर्टेशन का मसला और वहाँ पे जो इनकी रिहाइश है तुर्की में जी, वो मसला इनका हल हो सके। सही। तो हम अगर आपको इनकी सारी डिटेल्स भिजवा दें और ये आपसे कांटेक्ट करें तो किस किस्म की और मदद हो सकती है? इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम बात करें तो कोई चीज़ मुमकिन है? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके वो भी इसको लुक आपके पास आते हैं, और किस तरह से आप उन लोगों की सपोर्ट करते हैं, और जो जहां उनको रेफर करना चाहिए किस तरह से आप उनको सारे मामलात को डील करते हैं? देखिए, सबसे आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आप इनका अगर आपने तमाम चीजें वैलिड रिपोर्ट देख ली हैं तो इनका आप जिनके अकाउंट नंबर है वो चला दें ताकि लोग डायरेक्ट भी इनकी हेल्प कर सकें। जी। और दूसरी चीज है कि जो डॉक्टर इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह क्या कहती हैं और वो क्या सजेस्ट करते हैं, वो तमाम चीजें अगर आप लोगों से शेयर करेंगी तो पाकिस्तान में मुक़य्यद अज़रात की कमी नहीं है, वो इसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राना आसिफ साहब। मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं, और मैं हूं ज़हरा रज़ा, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईद खान साहब, जो कि वालिद हैं एक बच्चे के जिसको एक रेयर डिज़ीज़ है जिसका नाम है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। इसमें होता यह है कि बच्चे के जो ब्लड है, वाइट ब्लड सेल्स वो नहीं बन पाते, और इनको वीकली बेसिस पर 2 से 3 प्रिंट लगते हैं। और अब डॉक्टर्स ने इनका इलाज जो बताया है वो ये बताया है कि इसको इनका बोन मैरो
ट्रांसप्लांट होगा, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में उसका इलाज मौजूद नहीं है और टर्की के लिए इन्होंने उसका इलाज जो है वो करवाने के लिए सोच रहे हैं। और आपने टर्की का वीज़ा भी आपने अप्लाई कर दिया? जी मैम, मुझे मेडिकल बोर्ड ने जो है टर्की के लिए जो है रेफ़र किया था, तो उसके बाद मैंने टर्की से जो है वीज़े के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो वीज़ा मेरा आ चुका है। हम 3 बंदों का, बच्चे का, इसकी वालदा का और मेरा, आप लोग का आ चुका है? जी, तीनों का वीज़ा आ चुका है, जिसमें तकरीबन मेरे पास टाइम है 7वें महीने तक। सही, जुलाई तक मेरे पास, जुलाई तक, यानी कि आपको डोनेशंस जो जब तक जमा करनी है तो अभी जुलाई तक का आपके पास टाइम मौजूद है। सही, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर्स भी हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल करके भी डोनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा सईद खान साहब का बैंक अकाउंट नंबर भी चल रहा है, आप उस पर डायरेक्टली भी जो है वो अतियात दे सकते हैं। जितनी भी जिसकी इस्तात हो वो उसके मुताबिक डोनेट कर सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी की ज़िंदगी बचाने से ज़्यादा बड़ी इबादत और कोई नहीं है। बच्चे से भी बात करना चाहूँगी। जी, मोहम्मद तौसीफ, कैसे हैं बेटा आप? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद तौसीफ स्कूल जाते हैं? नहीं, बीमारी इसकी। बीमार हो इस वजह से? अच्छा, और क्या क्या चीज़ का शौक है? खेलने में क्या चीज़ पसंद है? कौन सा गेम खेलते हो? गाड़ी वाला। गाड़ी वाला, अच्छा। तबीयत खराब होती है, क्या फील करते हो? जब तबीयत खराब हो जाती है? हाँ, बुखार हो जाता है। अच्छा, और अम्मा बाबा में से कौन अच्छा लगता है? कौन ज्यादा प्यार करता है? अब्बा ज्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, बहुत माशाल्लाह प्यारा और मासूम बच्चा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको जल्द सेहतयाबी अता करे। अच्छा सईद साहब, आपने बताया कि आपने हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की, तो उस हवाले से हमें बताइए कि किस तरह से अभी तक आपको सपोर्ट मिल रही है और क्या पिटीशन दायर करने के बाद कुछ आसानी पैदा हुई कोई फंड रेजिंग में? पिटीशन दाखिल करने के बाद जो है कोर्ट में जब पिटीशन दाखिल किया तो उसके जरिए मुझे 30 लाख रुपए गवर्नमेंट से, 10 लाख रुपए पुलिस डिपार्टमेंट से मिले थे जी, और 20 लाख रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट से मिले थे। सही, जो कि हॉस्पिटल को ट्रांजिट करवाए थे। सही। तो सईद खान साहब, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मेरे ख्याल से हम कॉल ले लेते हैं, फिर कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद अजहर अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। मैं ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर अली, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं सईद खान साहब और उनके बच्चे भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, मैं सईद भाई मेरे दोस्त हैं। अच्छा, कोलीग भी समझते हैं। मैं बजाते खुद इस कर्ब से गुजर रहा हूँ। सईद भाई को सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो इतना वर्क कर रहे हैं, हमारे लिए एक मिसाल हैं और माशाल्लाह बहुत मोटिवेशनल हैं। मैं एक तो जितने मुखय्यर हजरात हैं सब जो देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सईद भाई के बच्चे के लिए डोनेशन करें ताकि इनके बच्चे का इलाज हो सके, क्योंकि जिस कर्ज से ये गुजर रहे हैं अल्लाह पाक हर बंदे को उस तकलीफ से बचाए। बिल्कुल आपने सही बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वालिदैन के लिए सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यही होती है कि अगर उनके बच्चे को कोई परेशानी लाहक हो जाए। और सईद साहब तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल है हम सब भी मिलकर कोशिश ही कर सकते हैं, और जब सब मिलकर कोशिश करते हैं तो उसका कोई अच्छा सलूशन निकल ही आता है। तो आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो हमें देख रहे हैं वो सईद खान साहब की मदद कर सकते हैं, और इस वक्त हमारी स्क्रीन पर नंबर भी चल रहे हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अच्छा सईद खान साहब, ये मुझे बताइए कि इनके अलावा आपके कितने बच्चे हैं और वो सब माशाल्लाह सेहतमंद हैं? जी जी, शुक्र अल्लाह का फजल कर, मेरे 2 और बच्चे हैं, एक इससे बड़ा है और एक इससे छोटा है, जो बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, ये बीच में है? हाँ, ये बीच में है। जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो आप वो पिटीशन का बता रहे थे कि जब पिटीशन आपने दायर की तो वहाँ से आपको कुछ पैसे मिले जो कि अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे जिसमें का? अब तक इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके बाद से मुझे डिपार्टमेंटल सपोर्ट भी अच्छा मिल गया। और
मौजूदा टाइम में मुझे डिपार्टमेंट से सपोर्ट बहुत बेहतरीन मिल रहा है। यानी ब्लड के लिए मुझे परेशानी होती है, पहले बहुत परेशानी होती थी, बंदे अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता था, नौकरी पे जाना, फिर और मामलात करना, फिर हफ्ते में 2 बार इसको ब्लड लगाना, तो मुश्किलात का सामना होता था। अब जो है कम से कम डिपार्टमेंटल जो है अपने यूनिट की तरफ से मुझे ब्लड के लिए ख़ास तौर पर डोनर मिल जाते हैं, तो ये मुझे मुश्किलात का सामना थोड़ा सा, यानी सपोर्टिव इलाज चल रहा है, इसका फाइनल इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन सपोर्टिव थेरेपीज चल रही हैं ताकि बच्चे की जो सिम्टम्स हैं उसको कम किया जा सके, लेकिन प्रॉपर इलाज अभी तक इनका नहीं हो रहा। प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा, लेकिन ये है कि चलो मुश्किलात मेरे आसान हो रहे हैं। हाँ, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके और भी मुश्किलात आसान होंगी। हमारे साथ कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम जी, मैं सॉरी मेरी कॉल कट गई थी। मैं सईद भाई के लिए अपनी तरफ से मैं स्टार्टिंग ले रहा हूँ ताकि मेरे जितने बाकी देखने वाले व्यूअर्स और जितने लोग देख रहे हैं, ताकि मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। 10,000 रुपया मैं अपनी तरफ से तौसीफ को डोनेट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया अजहर अली आपका, आपकी इस डोनेशन का। और जो और लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना जिससे हो सकता है वो डोनेट करे, ताकि एक मासूम बच्चे जो इस वक्त परेशानी का शिकार है, उसके माँ बाप परेशान हैं, वो उनकी परेशानियों को हम थोड़ा सा कम कर सकें। जी, तो अभी आपके साथ मेरे ख्याल आपके कुलीग थे अजहर अली साहब मौजूद थे। जी, ये हमारा एक ब्लड ग्रुप है यूनाइटेड अगेंस्ट थैलेसीमिया जी, तो ये इसको पिंडी से लीड कर रहा है। यूनाइटेड अगेंस्ट थैलेसीमिया एक ब्लड ग्रुप है हमारा, उसको ये पिंडी से लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। सही सही। तो इस तरीके से ये यानी ब्लड के हवाले से इसकी अपनी बच्ची भी जो है वो बच्चा है और थैलेसीमिया का यानी शिकार है। एक मरतबा ट्रांसप्लांट हुआ था और अब जो है दोबारा ट्रांसप्लांट के उस पर है, यानी ट्रांसप्लांट इसका पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुआ था, तो ये खुद भी यानी इसी मसले हाँ, इसलिए ज्यादा वो आपके दर्द को समझ सकते हैं। और है भी, यानी जिस तरह मैं पुलिस वाला हूँ इस तरह ये भी पुलिस वाला। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, कोरोना वायरस, क्योंकि आपने बोला 1.5 साल हो गया इनकी बीमारी को डायग्नोस हुए, तो कोरोना वायरस जब एक लॉकडाउन की सिचुएशन थी, तो इसके इलाज में कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं आई, जैसे कि रिपोर्ट्स डिले हो रही हैं या आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे उस तरह से, जिस तरह से आप कर सकते थे? तो हो रहे थे, काफी मुश्किलात हुए थे हॉस्पिटल आने जाने में, और शुरुआत के दिन में तो हॉस्पिटल में ले भी नहीं रहे थे कि यानी बंद कर दिए थे, हॉस्पिटल बंद कर दिए थे, खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी थे उनको बंद कर दिए थे। लेकिन मामलात अल्लाह ताला के फजल करम से यानी होते रहे, जब भी लेके गया हूँ ब्लड के लिए तो होते गए, मामलात होते रहे। सही। और अभी इनका ट्रीटमेंट NIBD में हो रहा है। सही, वहीं पर इनके वाइट ब्लड सेल्स चढ़ते हैं उससे। जी, वाइट ब्लड सेल वहीं से जो है, रेड सेल वाइट सेल वहीं से लगता है, और जो सपोर्टिव इलाज है ये वहीं से। इसकी अभी जो है डॉक्टर मुनीरा बुरहानी है जो इसकी कंसल्ट डॉक्टर है, जो इसका सपोर्टिव इलाज कर रही है। सही सही। तो इसके अलावा आप, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन कहीं से भी गैब से मदद हो जाती है, तो इसके अलावा आप कौन से चैनल या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अप्रोच कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे भी आपने कोई इस तरह की पोस्ट लगाई है कहीं पर? जी मैम, मैंने सोशल मीडिया पे तो बहुत कोशिश की है, लेकिन सोशल मीडिया से कोई यानी खास रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ, दूसरा जो है इसका जो है मैंने आउट ऑफ पाकिस्तान के लिए दोबारा रिकंस्टिट्यूशन पिटीशन जो दाखिल किया है, जी जी, जो रिकंस्टिट्यूशन पिटीशन मैंने दाखिल किया है, तो वो भी तकरीबन अभी यानी मामलात हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो कि पिछले 2 दिसंबर से अब तक यानी समाप्त नहीं हो पा रहा, कुछ मामलात की वजह से, कभी कोरोना की वजह से, कभी जो है किसी और मामलात की वजह से यानी पुटअप नहीं हो पा रहा, केस लग नहीं रहा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते यानी केस लग जाए, और चांसेस है कि मेरे सारे मामलात हाई कोर्ट के जरिए ही हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और अच्छी उम्मीद रखें, और उम्मीद अच्छी हो तो आगे चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। मज़ीद बात करेंगे, फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं सईद खान साहब और इनके साथ एक बहुत ही नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे हैं मोहम्मद तौसीफ साहब और जिनको हमने इसीलिए अपने प्रोग्राम में बुलाया है ताकि हम इनको ये एहसास ना होने दें कि वो इस जो इनके बच्चे की बीमारी है वो उसमें अकेले हैं, बल्कि हम सब उनके साथ हैं। और जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, मेरी उनसे भी यही गुजारिश है कि वो इनके बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात दे सकें, जितनी भी जिसकी हैसियत है उसके मुताबिक वो हमें डोनेट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे स्क्रीन पर नंबर्स भी चल रहे हैं और इनकी बैंक अकाउंट डिटेल भी चल रही है, आप चाहें तो डायरेक्टली अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो सईद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों से बच्चे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो आपकी मदद कर सकते हैं? बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से भी पॉसिबल हो, मैं अपने बच्चे का इलाज करवाना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से भी पॉसिबल हो। ख़ास तौर पे मेरा हुकाम बाला से यानी गवर्नमेंट से जो है मेरी अपील है कि मेरे बच्चे का इलाज जितना भी जल्द पॉसिबल हो। जितना टाइम गुजरता जा रहा है तो यानी इसकी मुश्किलात हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से अपील करूँगा, यानी हाँ ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब से या सीएम सिंध साहब से मैं या फिर अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी यानी और आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं और सही साहब मुझे बताइए कि अभी तक जो आपके डिपार्टमेंट से जो आपको सपोर्ट मिली है वो किस तरह से मिली है और कितनी मिली है, आप उससे सेटिस्फाई हैं या आप और भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट और जो आपका डिपार्टमेंट है वो किसी तरह आपकी मदद करे और आपको मतलब हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुंचाए? मैम, डिपार्टमेंट से तो मुझे 10 लाख तक की मदद मिली है, लेकिन वो तो नाकाफ़ी है क्योंकि इसके इलाज के ऊपर 73,000 US डॉलर है। 73,000 पाकिस्तानी जो है 1 करोड़ तकरीबन 23-24 लाख रुपए बनता है। तो यानी 10 लाख रुपए तो 1 करोड़ के आगे कुछ भी नहीं है। और जो है बकाया यानी ये हेल्थ डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जैसे भी पॉसिबल हो तो मेरे बच्चे का इलाज करवाया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये इलाज पॉसिबल नहीं है, लेकिन महंगा बहुत है जो कि हमारी रेंज से बाहर है। बिल्कुल, और जो लोग फिर से मैं कहूँगी हमें देख रहे हैं वो जल्द से जल्द इस बच्चे के लिए जो है वो एहतियात हमें फराहम करें। अच्छा सईद साहब, जब से इनको ये बीमारी डायग्नोस हुई, आपने कहा 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, तो क्या क्या मुश्किलात का अभी तक आपको सामना करना पड़ा और आपको लगता है कि आपको, क्योंकि अल्लाह ताला कभी जब भी कोई बीमारी देता है तो फिर उसकी जो है मुश्किलात देता है तो साथ साथ आसानियाँ भी देता है, रास्ते भी खुद बनाते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं? जी मैम, मैं यानी शुरू दिन से लेकर आज तक जो है ना जो इसके मामलात हुए हैं और जो जिन मामलात से गुजरा हूँ, तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैं तकरीबन हर मामले में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। और यानी एक इसका इलाज मुकम्मल इलाज नहीं हो पाया, बकाया उसके अलावा जितना इसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी है, इतना यानी यहाँ पर पैसों की ज़रूरत पड़ी है, तो अल्लाह के फजल करम से मामलात मेरे अच्छे होते गए, जिसमें ख़ास तौर पे हमारा एक जो वकील साहब है, दोस्त है मेरा आमिर खान, उसने बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किया और उसी की वजह से ये सारे मामलात अब तक मैं कर पा रहा हूँ। सही। और अभी भी जब भी इनको वाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो आसानी से अरेंज हो जाते हैं? जी जी, इस टाइम जो है पहले हम ग्रुप है हमारे मुख्तलिफ ग्रुप है, 3-4 ग्रुप है, ब्लड के हवाले से ग्रुप है पूरे पाकिस्तान में, जिसको पिंडी से अजहर भाई लीड कर रहे हैं और हैदराबाद से जो है मुर्तदा लीड कर रहा है। यानी उस ग्रुप के जरिए ब्लड का अरेंज होता था, थोड़ा सा मुश्किल होता था लेकिन हो जाता था। अब तो डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि चलो मुझे जैसे भी डोनर की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको बताता हूँ, तो वो मुझे एक दिन पहले बताता हूँ तो वो मुझे डोनर प्रोवाइड करते हैं, यानी ब्लड के लिए डोनर प्रोवाइड करते हैं। सही सही। और सही साहब, मैं चाहूँगी कि एक बार फिर आप एक इस बच्चे की बीमारी की थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है ताकि वो भी उनको भी पता लग जाए और ज़्यादा हमें जो है वो डोनेशन मिल सके। इसको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जी विथ एक्सेस ब्लास्ट, ये इसकी बीमारी का नाम है, जिसमें यानी इसके वाइट सेल नहीं बन रहे हैं। सही। और यानी वाइट सेल के जो खलिए हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह से यानी इस तरह समझो कि ब्लड कैंसर ही है। यानी तो
इसमें वाइट सेल जब इसको नहीं लगते तो इसकी नाक से, आइज से, पूरे जिस्म से इसकी ब्लीडिंग होती है। ब्लड को जो है प्लेटलेट्स कवर करता है। जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो प्लेटलेट्स कवर करता है। जब जिस्म में प्लेटलेट्स बनते ही नहीं होंगे तो फिर वो यानी उसकी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए इसको प्लेटलेट्स वगैरह जो है हफ्ते में 2 बार, मैक्सिमम कम से कम 1 बार तो लाजमी लगते हैं। और 15 से 20 दिन में इसको एक रेड सेल जो है फेक सेल लगता है। सही सही। अच्छा तौसीफ, क्या पसंद है आपको खाने में? क्या चीज शौक से खाते हैं? चावल। चावल। और इसके अलावा आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है? हाँ, ब्रेक में आपने मुझे बताया था आपको मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। कौन सी वाली मिठाई आपको पसंद है? सफेद वाली। सफेद वाली? चमचम की बात करें मेरे ख्याल से। हाँ, यूजुअली बच्चों को पसंद होती है। उसके अलावा बर्फी भी। क्या चीज? बर्फी। बर्फी भी पसंद है आपको? चले हम आपको बहुत सारी मिठाई भिजवाएंगे, ठीक है? ये और गेम्स कौन से पसंद है? गेम्स कार वाली। कार वाली, ठीक ठीक। चले इंशाअल्लाह ताला ये सेहतमंद हो जाए। फिर ये स्कूल, इससे पहले स्कूल जाते थे? नहीं मैम, ये स्कूल में मैं बस एडमिट करने वाला ही था, लेकिन जब ये मामला अभी 6 साल के हैं तो मतलब 4.5 साल की उम्र से। जी, तो मेरा बहुत इरादा था कि मैं इसको एडमिट करूं, लेकिन बस मेरी बीमारी बीच में आ गई। तो मैं इसको मदरसे वगैरह भेजता था, जो है कारी साहब के पास भेजता था, ताकि वो भी ये नहीं, वो भी जाना अभी पॉसिबल नहीं होता कि जब कहीं जाता है तो परेशान होता हूँ मैं, जो उसको ब्लीडिंग ना हो जाए। और कई मरतबा जब आप काम पे होते हैं तो सारी जिम्मेदारी वालदा निभा रही होती होंगी। और कई मरतबा इस तरह हुआ कि ये मदरसे गया है और वहाँ पर इसके नाक से ब्लीडिंग हो गई, कहीं गिर आ गया, तो फिर जब चोट लग जाती है तो फिर वो जख्म आता नहीं, फिर वो खून रुकता नहीं। और इनिशियली आपने डायग्नोज भी इस तरह किया कि इनको ब्लीडिंग, आपने बताया नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, तब जाके आप लोगों ने। और अगर इसको जख्म कहीं लग जाता है, कट वगैरह लग जाता है, तो फिर वो जख्म भी यानी उसका खून जल्दी नहीं रुकता है। खून जल्दी नहीं रुकता, खून बहता रहता है। प्लेटलेट्स की कमी है ना, तो वो गाढ़ा खून नहीं होता, तो वो बहता रुकता नहीं है। चले अल्लाह पाक घर से जाने बाहर नहीं छोड़ता। दिल आपका वो वहीं लगा रहता होगा, क्योंकि जाहिर है बच्चा है आपका और आप बाहर भी जाते होंगे तो परेशानी में दिल आपका वहीं होता होगा। सही साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि तौसीफ जो है वो जल्द अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी अता करे। और जो लोग हमें देख रहे हैं, एक बार फिर उनसे मैं ये अपील करूँगी कि आप जितनी भी जिसकी हैसियत है उसके मुताबिक वो डोनेट करें, ताकि इस बच्चे को जो है वो जल्द से जल्द टर्की में इनका इलाज होना है। और वो अपने एहतियात अगर जमा हो जाएं तो जुलाई तक इनको वहाँ पर जाना है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डॉक्टर कह रहे हैं। तो नंबर्स भी हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आ रही हैं, आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। मज़ीद हम अपने दूसरे सेगमेंट में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम एक बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात करेंगे, जो कि मेरा मसला है, जो कि आपका मसला है, और इस वक्त आई थिंक ये पूरे पाकिस्तानी अवाम का मसला है। वो है महंगाई। महंगाई किसी तरह कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जिस चीज़ का पूछो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और हर चीज़ जो है वो गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। अभी रिसेंटली जो है वो पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो ज़्यादा हो गई है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और ये महंगाई का जो जिन है वो काबू में क्यों नहीं आ रहा, इस हवाले से हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। सर, महंगाई काफ़ी हम शोज़ इस पे कर रहे हैं, लेकिन कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, कभी चीनी की कीमत में इजाफा हो जाता है, कभी बिजली की कीमत में इजाफा हो जाता है। आम आदमी जिसके लिए अब मेरे ख्याल है एक रोटी भी 12 रुपए की मिल रही है, अंडा 17 रुपए का है, चाय का कप अगर वो पीने जाता है तो 40 रुपए का। तो मतलब अगर वो एक वक्त का चाय और पराठा भी लेता है तो उसको तो 100 रुपए चाहिए। किस तरह से गुजारा हो सकता है सर, क्या करे गरीब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो चाय पराठे की बात कर दी, हैरत की बात है। यहाँ लोग
रात की सूखी रोटियां भगो के खाने वाले, आप चाय पराठे का तो सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे घराने हैं यहाँ 40% से ज्यादा लोग रात को भूखे सोते हैं। यहाँ पे नुक्ता गुर्बत सी जो इंटरनेशनल लाइन से भी हम नीचे चले गए। जैसे अभी आपने कहा कि बिजली के बिल और बिजली के अंदर इजाफा और पेट्रोलियम वस्तुआत में इजाफा, ये जो इजाफे हैं ना, ये अवाम कुछ वह है इजाफे, ये गुर्बत को ख़त्म नहीं, गरीब को ख़त्म करने के लिए इजाफा किया जा रहा है। गरीब ख़त्म हो रहा है, तबाह व बर्बाद हो गया जी। उसकी वजह क्या है? ये वो लोग इक़्तिदार में रहे हैं पिछले 72 साल से जिनको कभी जिंदगी में मसाइल या मसाइब का सामना नहीं करना पड़ा। अगर ऐसे लोग इक़्तिदार में आते रहेंगे जो कि पैदाइशी अरबपति खरबपति हैं, जिनके 400 300 केनालों पे घर हों, महल हों, पैलेसेस हों, जिनके पास लैंड क्रूजर्स V8 की लाइनें लगी हों, तो आप क्या समझते हैं ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई मसला ही ना देखा हो, जो कभी बाजार ना गए हो, आटा चीनी चावल सब्जी का कहीं उनको भाव नहीं पता हो जी, उन्होंने तो ऑर्डर करना है, लाखों के हिसाब से उनके पास घर में चीजें आ जाती है, तो उनको क्या पता है कि आवाम के क्या हालात हैं? क्या लोग भी ये सोचें कि ये 99.5% लोग जो मसाइब ज़दा है, मसाइल ज़दा तो ये हैं, ये आधे फीसद से भी कम लोग जो कि इस मुल्क की पॉलिसियां बनाते हैं, जो इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी तकलीफ देखी ही नहीं है। बिल्कुल, तो जब आप तकलीफ नहीं देखते तो आपका एहसास नहीं होता, ये बेहिस हुक्मरान जी। अभी देखें आप पे हमेशा यही हो रहा है, और अभी ये 2.5-3 साल से एक दूसरे पे लान तान, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, दस्तों गिरबान है, जो टीवी चैनल खोलो इनकी लड़ाई के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता। बिल्कुल सर, और आवाम के लिए कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। आवाम को भी चाहिए कि इनकी बातों को सुने नहीं, बंद करें ऐसे प्रोग्राम देखना जिन पे सिर्फ उनके इंटरेस्ट का, जहाँ पे अवाम के इंटरेस्ट का डिस्कशन ना हो, जिस पार्लियामेंट में अवाम की आवाज ना उठाई जा सके, चाहे वो ऐवान बाला हो, चाहे असेंबली हो, चाहे सूबाई असेंबली हो, जिन चैनल्स पे, जिन प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अवाम की बात ना हो, अवाम को क्या फायदा? सही, अगर अवाम है तो मुल्क है ना। अवाम की ही बात कर रहे हैं सर, और अवाम पिछली हुकूमतें हम सब देख चुके हैं, लेकिन अवाम को जो अभी मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, उससे बड़ी उम्मीदें थी कि हम देखते रहे, पीपल्स पार्टी आती रही, नून लीग आती रही, लेकिन अब हमें था कि शायद कुछ चेंज आएगा, शायद तब्दीली आएगी, और जिस तरह से बातें की गई थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बड़े 1 करोड़ नौकरियों की बातें की गई थी, घर देने की बात की गई थी, लेकिन वो चीज़ें तो नहीं हुई। लेकिन जो एक आम आदमी की जो तनख्वाह है, जो एवरेज है, वो उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हम उससे भी नीचे आते जा रहे हैं। एक गरीब आदमी जो पहले यहाँ होता था वो और नीचे जा रहा है। क्या, किस तरह से वो क्या करे? बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। अवाम ने उम्मीदें वाबस्ता इसलिए की थी कि उन दोनों नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस पूरे अवाम के लिए कुछ नहीं किया, और इसकी वजह से लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए, इस बुनियाद पर वोट दिए कि ये शायद तब्दीली की बात करते हैं और तब्दीली लेकर आएंगे। बाद में ये बिल्कुल साबित हो गया कि ये भी सब झूठ पर हुकूमत कायम हो गई, और वो लोगों ने इसको इसी बुनियाद पर वोट दिए थे कि शायद ये जमात हमारे लिए मसीहा हो। अब 2.5-3 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो ये इतना खतरनाक इजाफा हुआ, जो गर्दिशी कर्जे 1036 अरब रुपए से बढ़कर इस दौर में 2400 अरब हुए। जो 72 सालों में 1023 हुआ था अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे, अभी 2400 अरब के कर्जे हुए हैं, और सूरत हाल वर्ष तरीन है, कारोबार नहीं है। हुकूमत से पूछो तो वो ये कहती है कि पहली हुकूमतों ने हाल बुरा कर दिया और कर्जे इतने ज्यादा ले लिए कि अब हम उसका अगर आप इनसे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से भी डायरेक्ट हुकूमतें इनसे हुकूमत लेते तो ये यही रोना रोते कि ये अंग्रेज कर गया, ये कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कर गए, इनको छोड़े, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, इन बातों को रोना छोड़े। ये हर एक कहता आ रहा है, तो 3 साल में कुछ करके दिखाएं ना, नौकरियां दें, रोजगार दें, महंगाई के जिन पे काबू करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करें। यहाँ कौन सी दूध की नहरें बहा दी किसी ने? आवाम के लिए क्या किया गया है? लोगों के लिए क्या? लोग खुद
मैं कहूँगा तो फिर यहाँ पे नाराजगी होगी। मैं ये कहता हूँ कि आवाम खुद बेवकूफ़ है, वो आवाम खुद जो है नासमझ है। तो आप इनको कहना चाहिए ऐसे लोगों को लाने की जरूरत क्या है जिनको जो देख रहे हैं कि इसको सर, अब आवाम एहसास थोड़ी नहीं सी है। समझदार होती जा रही है, क्योंकि पीडीएम के जलसों में हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह से पहले जलसों में आया करते ये थे। आप सही कह रही हैं। पीडीएम वालों की भी, उनको भी पता है कि आवाम का गुस्सा अपनी जगह मौजूद है। जी। आवाम का गुस्सा वो अपने वोट के ऊपर, आवाम बेबस है, लाठी उठा नहीं सकती, बंदूक उठा नहीं सकती, मजबूर इतना कर दिया कि अब उनको निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत वाले भी खुशफहमी में ना रहे। आवाम के अंदर जो लावा पकड़ा है ना, अंदर ही अंदर ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा है। ये रोडों पर कोई भी अच्छी जमात, अच्छी लीडरशिप जिस पे आवाम को भरोसा होगा कि अब ये हमें धोखा नहीं देगा, और वो इसी गरीब आवाम में से हो नुमाइंदा जमात होगी जो इस पे से निकलेगी, जिसको एहसास होगा कि गरीब की और इस आवाम की नुमाइंदगी कौन करेगा। और कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स थे, वहाँ आपने कोई सब्सिडी नहीं दी, और अगर सब्सिडी देते भी तो उनके अपने बंदे, चीनी माफिया इनका अपना है, आटा माफिया इनका अपना है, घी माफिया इनका अपना है, सीमेंट, सरिया, कोई कारोबारी हालात वर्ष से वर्ष हैं। बिजनेसमैन भी रो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी रो रहा है, ठेले वाला भी रो रहा है। कौन आदमी ऐसा है जिसको आप ले लें और वो कहे कि मैं जो है सुखी हूँ। ऊपर से ये कोरोना की वबा जिसने लोगों की मजीद कमर तोड़ दी। घरों में 5-5, 6-6 बच्चियां सर, जो बैठी हैं हाथ फैक्ट्स पीने दिखाए करने जा के रहे लिए। हैं इकोनॉमी के कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर ने ग्रो किया है, और जो बाकी कंट्रीज हैं वहाँ पर कोरोना की वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन रही है, लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं हुए बुरे हालात। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में महंगाई के हवाले से। अमानुल्लाह खान पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हम इकॉनमी को देखें, इकनॉमिकल फैक्ट्स को देखें, तो हुकूमत वो कुछ और बताती है। वो कहते हैं कि जिस तरह बाकी ममालिक में कोरोना के दौर में जिस तरह से वो डाउन हुई दूसरे ममालिक की इकॉनमी, उस तरह से पाकिस्तान में इतना उसने इस हालात में भी जो है वो मुकाबला किया है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, हमारा जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ऊपर गया। तो क्या है, लेकिन हम दूसरी तरफ एक आम आदमी का सोचते हैं, उसको तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं ना। वो तो रोटी की बात करता है, वो तो सब्ज़ी जब लेने जाए, गोश्त लेने जाए, अंडे लेने जाए, तो वो एटलीस्ट उसकी पहुँच तक हो। तो क्या कमेंट करेंगे? यार बिल्कुल सही कहा। देखिए, दो बातें हैं। एक तो पहले आपने कहा था बिजली के और पेट्रोल की कीमतों के बारे में। अब सारा कुछ अगर आप इस तरह चले तो जब ऊपर से कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं तो फिर नीचे तक उसका असर होता है। हाँ। हर जगह पे। अब यहाँ एक नई चीज शुरू कर दी है इन्होंने कि पहले से मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए से एक अफवाह और बड़े एक जो बिकाऊ माल एंकर्स, कुछ ऐसे एंकर भी हैं जो बिकाऊ है, हुकूमत ने इनको खरीदा हुआ है। तो पहले से प्रोपेगेंडा करते हैं कि भाई बिजली, अभी आपने सुना होगा उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमतें 11 रुपये 95 पैसे और 13 रुपये और 14 रुपये बढ़ाई जा रही है। और फिर जनाब असम्बली ऊपर वज़ीर आज़म के पास गई और उन्होंने रहम करते हुए जनाब उसको 5 रुपये बढ़ाना ही 4.5 रुपये बनता था, और फिर उसको 5 रुपये, यानी जो एक्सल बढ़ाना था वो 4.5 और 4 रुपये के दरमियान बढ़ाना था। सही। और ये प्रोपेगेंडा करके कि भाई 12 रुपये और 14 रुपये बढ़ रही है, और लोगों में एक किस्म का हाइप क्रिएट करके, और लोग जब देखते हैं कि अब वो तो वज़ीर आज़म साहब ने 5 रुपये कर दी तो वो थोड़े ठंडे हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। अब ये नया बिजली का भी ऐसे ही हुआ, 5 रुपये बढ़ाया जा रहा है, 2 रुपये बढ़ा के 200 अरब रुपए का टीका लगा कराची के लोगों को। इस तरह अब फिर अफवाह चल रही है कि बिजली के बिल और बढ़ाए जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, आवाम समझ गई है कि हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि पहले मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए आवाम को उधर घुमाया जाता है। और ये रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है। कीमतें बढ़ने का मसला हो रहा है, लोग
कोई, मैं समझता हूँ कि किसी हुक्मरान पे के कानों पे जूं तक नहीं रखती कि सर, अवाम का वज़ीर क्या हाल आज़म है। साहब ने नोटिस तो लिया, चीनी की कीमत का नोटिस लिया, वक्ती तौर पे उसमें 20 रुपए कुछ कम हुए, फिर वो 100 रुपए पे पहुंच गई, फिर वो आटे का गंदम का नोटिस लेते हैं, फिर बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसी तरह ये पेट्रोल देखें की ना कीमतें कि बढ़ जाती नोटिस लेते हैं, जी बढ़ाना और कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये कोई अवाम की जिम्मेदारी नहीं है। गरीब आदमी को क्या पता, 98% लोग जो है वो बेचारे उनको इन चीज़ों से कोई वो तो खरीदने के, वो तो बायर है, वो तो निकलता है सुबह अपना रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाता है, पूरे महीने की इनकम जब उसकी आती है फिर जाके वो बच्चों के लिए चीनी, आटा, घी चीज़ें खरीद के लाता है। तो ये काम कंट्रोल करना रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत की जिम्मेदारी में और अवाम की जिम्मेदारी ये नहीं है। अवाम तो आपकी तेल की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, टैक्सेस बढ़ गए, ये क्या अवाम ने बढ़ाए? रियासत ने बढ़ाए। लेकिन रियासत उसके साथ साथ अवाम के मसाइल भी देखे, अच्छा ये भी सर, देखे कि इसके क्या ये अलावा खरीद अगर हम सकेंगे। बात करें, ये जो मुनाफाखोर वो है, माफियाज हैं, गंदम का माफिया है, पेट्रोल का माफिया है, चीनी का माफिया है, तो क्या गवर्नमेंट से ये ज्यादा ताकतवर है या गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट में कंट्रोल बैठे हुए नहीं हैं ना, वो कर लोग पा भी रही? गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हुकूमत की सफ़ों में ऐसे लोग जी। मौजूद हैं, और हुकूमत की बाहर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमती सपोर्ट के बगैर कोई नहीं चल सकता। हुकूमत एक बड़ी ताकतवर चीज़ है, रियासत से कोई टक्कर नहीं ले सकता, इदारे से कोई टक्कर नहीं ले सकता। कोई ले सकता है आपके ख्याल में, कुछ सोच सकता है, नहीं जो सर, रियासत से टक्कर लेता है जेल में जाता है। तो ऐसी तो बात निकाल दें जहन से कि आवाम भी देख रही है कि ये सब जो माफिया बैठा हुआ है, इनको कहीं ना कहीं से पुष्टपनाई है कहीं से, और ये बहुत सारे लोग तो वज़रा हुकूमत की बेंचों में बैठे हैं जो शुगर मिल्स के, आटे शुगर मिल्स मिल्स के, हाँ, के, सर। राइस मिलों के मालकान है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो अवाम का जो सबर का पैमाना है तो वो लबरेज हो चुका है। अवाम उस जगह टूट चुकी है। अवाम यकीन करें, मैं हल्फन कह रहा हूँ कसम खुदा की, कि लोगों की, मैं तो लोगों में बीच में रहता हूँ, लोग टूट चुके हैं। लोग खुदा की कसम रातों को रोते हैं। लोगों को, वो मर्द जो सुबह जिन्होंने रोटी कमानी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने बात की है, लोग रात भर सो नहीं सकते, रातों को उनकी नींदें खराब हो गई हैं कि हम बच्चों के लिए रोजी कैसे कमा के लाएं, हम स्कूल की फीसें कैसे दें, हम अपनी बच्चों की शादियां कैसे करें, हम घर कैसे चलाएं। तनख्वाह मिलती है, वो 5 तारीख को तनख्वाह मिलती है, 8 तारीख को, 10 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है, आगे 20 दिन और पड़े हुए हैं। बिल्कुल, कोई आपने बीमार सही हो जाए कहा। उसके लिए मेडिसिन्स की बीमारी का कीमतों वो नहीं तक पे है। बढ़ा- यकीन करें, इतना कर्ब है, इतना कर्ब है। आप आए मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूँ। मैं उन गली मोहल्लों में जाता हूँ, इलाकों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, और आप यकीन करें कि आंसू नहीं रुकते। हम, मेरे साथ साथ जो और लोग भी हैं वो भी परेशान है कि यार ये सर, क्या हो हमारे रहा है। साथ एक कॉलर भी है, उनको भी सुन ले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, क्या खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना मैं चाहिए? बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद जान। जी मोहम्मद साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये महंगाई के हवाले से आपका जो है, आप टॉपिक बात कर रहे हैं अमाल्ला साहब। जी जी। ये महंगाई के जिम्मेदार मैं किसको कह रहा हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत है, या कि वैसे ही हमारे तकदीर में गरीबों का ऐसा ही लिखा हुआ है? मैं अमाल्ला से सवाल करता हूँ, आप इसकी जवाब दें। जी जी, जी, क्या जी। कहा जालमो साहब, क्या कहा आपने? कि ये हमारे जो है इसकी जिम्मेदार मैं मौजूदा हुकूमत को कह रहा हूँ, या कि ये वैसे ही गरीबों का शायद इसका तकदीर ऐसा ही लिखा हुआ है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये रियासत की, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो मुल्क में महंगाई हो तो उसको कम करे, और वो उस आवाम को उसकी जिम्मेदारी है कि कम कीमतों पे आटा, चावल, चीनी और जितनी भी जरूरत की जिंदगी की चीजें हैं वो आवाम तक कम कीमत में पहुंचाए। और जी। अगर ये जो टैक्स हम देते हैं, ये हम इसीलिए देते हैं, हम इसलिए नहीं देते टैक्स के वो लोग अपनी अयाशियां करें और बड़ी बड़ी उनकी तनख्वाहें देख रहे हैं, MNAs की, MPAs की, सेनेटरों की, वजीरों की तनख्वाहें देखें, उनके पीछे लश्कर गाड़ियों का चल रहा होता है, सिक्योरिटी की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, रेंजर की गाड़ियां, ये किसकी तनख्वाहों से, किसके पैसे से? ये हमारा और आपका आम आदमी का टैक्स दिया हुआ
जो टैक्स देते हैं, एक छोटी सी मोबाइल टेलीफोन से लेकर हर चीज के ऊपर टैक्स आवाम देती है, पेट्रोल पे, हर चीज पे, चाय की प्याली पे टैक्स देती है। ये टैक्स का पैसा वो बजाय आवाम पे खर्च करें, वो अपनी अयाशियों पे खर्च कर रहे हैं, तो जिम्मेदार हुकूमत हुई ना। अगर हुकूमत अगर इस पे लोगों को ये टैक्स वसूल करके और ये चीज दे, तो मैं यकीन से कहता हूं कि ये कीमत कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब आवाम की क्या जिम्मेदारी है? आवाम के पास तो कोई ताकत नहीं है। अगर आवाम के पास ताकत होती तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आवाम के पास इतनी ताकत है कि वो सही आदमी को चुने और वोट की ताकत। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि आवाम का काम है कि सही लोगों को चुने। अगर दोबारा बार बार ये गलती करते रहेंगे, एक टाइम वो आ जाएगा कि उनका वजूद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक और कॉलर है, हम उनको भी ले लेते हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। परवेज कराची से। आप परवेज बात कर रहे हैं कराची से? जी परवेज, क्या कहना चाहेंगे? जी कहना यही चाहेंगे, जो आपका टॉपिक चल रहा है ये महंगाई के बारे में। महंगाई से मैं खुद दुकान वाला हूँ, मैं हर वर्ष आपके प्रोग्राम में शामिल रहता हूँ। अब लोग 10 किलो से किलो के आटे तक आ गए, आप इससे अंदाजा लगा ले। और लोग बिलों के बिजली के बिल लोगों के ड्यू है, और उसके बाद गैस के भी ड्यू है, लोग वो बिल भरे या आपने लिए आटा कमा के खाए। हकीकत बयान करने का आवाम इतनी परेशान हो चुकी कि जो ये कह रहे वो 100% ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई। सामने वही बात की कि लोग सोचते हैं कि बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, टेलीफोन का बिल भरें, या हम बच्चों के लिए बाजार से आटा चावल खरीद के लाएं, उनका पेट भरें। लोग क्योंकि उनका गुजर बसर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज कैफे। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के और सीनियर एनालिस्ट भी हैं। और हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो और ज़्यादा हो गई। सर, जब भी पेट्रोलियम की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो इसका एक जो अफेक्ट होता है वो बाकी चीज़ों पर भी आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब कभी पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो महंगाई कभी कम नहीं होती। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही आपने एनालिसिस किया, मैं पूरा 100% आपके बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सही कहा आपने जी। लेकिन देखिए, ये जब हमारे मुल्क की पॉलिसियाँ जो हैं ये हमारी हुकूमत जो है वो बनाती नहीं है। IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़ेरे एताब है हम। हमारी बदकिस्मती रही है कि कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई अब तक जिसने वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जे ना लिए की कोशिश की हो। सही। जो अंग्रेज के तसल्लुत से हम 47 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना हमारे पास, तो इसी तरह आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में IMF और वर्ल्ड बैंक है। बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस 22 करोड़ अवाम की इतनी बड़ी बदकिस्मती है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के पिट्ठू हमारी हुकूमत, हर हुकूमत में, आने वाली हुकूमत में। अच्छा सर, ये जो IMF कर्जे और वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा लेते हैं तो वो भी एक सर्टेन शरायत पर देती है, तो क्या ये महंगाई भी उसकी वजह हो सकती है? मैं आ रहा था उसी तरफ, आपने बिल्कुल ठीक कह रही हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के जो लोग हैं उन्होंने अपने बंदे हमारी हुकूमत पे बैठा रखे। हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर है, हमारा वजीर खजाना है, वो हमेशा कोई भी हुकूमत आए वो उनका नॉमिनेटेड होता है, वो उनसे तनख्वाह ले रहा होता है। हाँ, यहाँ कहा जाता है पाकिस्तान की हुकूमत से तनख्वाह नहीं ले रहे, तो वहाँ से आप ले रहे हो ना तनख्वाह, वहाँ से ले रहे हो, तो उनके, मैं अगर किसी इदारे में मुलाजमत करता हूँ तो मैं उस इदारे का वफादार रहूँगा। तो ये किसके वफादार है? इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि शराइत, वो IMF जो शराइत देती है, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उनके तनख्वाहदार हैं, उनके हमदर्द हैं। इस मुल्क के हमदर्द नहीं है, वो उन्हीं की शराइत पर अमल करके महंगे कर्जे, हैवी सूद, बड़े सूद पर लिया जाता है। जब तक अब पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, यूरोप में, सूद की शरह तकरीबन 0% पे आ गई है। कुरान मजीद ने जो 1400 साल पहले कह दिया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, अल्लाह पाक का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता कि सूद मेरे और मेरे रसूल के साथ जंग है। अब लोग सुन लें
कि कोई भी हुकूमत जो सूद लेती रहेगी उसने कभी भी कामयाबी हासिल नहीं करी, क्योंकि ये कुरान का फैसला है, ये कुरान से डिनायल है, आप कुरान से डिसएग्री कर रहे हो, तो ये कुफ्र में शामिल हो चुके आप, तो लिहाजा आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। हमें सूदी सिस्टम से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जब अमेरिका और यूरोप निकल गए और निकल रहे हैं, हमें भी IMF और वर्ल्ड बैंक को खैरबाद कहना पड़ेगा। आवाम को तो आपने सबक दे दिया, वो तो ऑलरेडी पेट के ऊपर। सर, जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे तो उन्होंने यही बात कही थी, और जब जैसे ही उन्होंने हलफ उठाया उन्होंने यही बात की थी कि हम कशकोल तोड़ेंगे, हम ये जो कर्जे पुरानी हुकूमतें लेती रही हैं वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भी इम्तियाज पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कराची गुलिस्तान जौहर से। जी इम्तियाज। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत जो है जी, इनकी जो महंगाई है ये असल में सिर्फ एक चीज की महंगाई नहीं होती है। अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा देंगे तो महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाता है। पहले ही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा महंगाई है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, जो कि एक मशवरा है जिसे अमल तो नहीं करेंगे, आवाम को महंगाई से बचाएं, क्योंकि मुस्तकबिल करीब और दूर में अगर आपने महंगाई पे काबू इन्होंने नहीं पाया तो ये इनके लिए बलाए जान बन जाएगी। क्योंकि भूखा पेट जो होता है वो तख्त पे बिठा भी देता है और तख्त से उतार भी देता है। और महंगाई जो है बहुत खतरनाक चीज है। पेट्रोलियम मसनूआत आप हमारे मुल्क में बलूचिस्तान मादनियात से भरा हुआ है, तो क्यों नहीं ये नए नए प्रोजेक्ट वहाँ खोदते, कुएं खोदते, गैस निकालते। ये बात समझ से बाहर है। आप किसी दिन अपनी टीम को बलूचिस्तान भेजें और वहाँ सर्वे कराएं कितना मादनियात यहाँ पे पड़ा है, मगर अल्लाह जाने ये क्यों ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे। बहरहाल बहुत परेशान है और परेशानी में आवाम जो करती है आपको मालूम ही है। अल्लाह सबका हामिद और नासिर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब आपकी कॉल का। सर कॉलर का भी हम जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे इम्तियाज़, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारा जो मुल्क है वो कुदरती ज़खायर से भरा हुआ है, मादनियात बहुत हैं। इसके अलावा भी हम एक ज़रूरी मुल्क है सर, और हम अब ये सुन रहे हैं कि हम आटा जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारी तो ये बेसिक्स है, हमारा तो एग्रीकल्चर मुल्क है, हमें तो ये चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इसकी क्या वजह है? हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, जो भी हुकूमतें आई आज तक गलत पॉलिसियों की वजह से इस सूरत हाल तक हम पहुँच गए। क्या ज़माना था कि हम दुनिया के उन बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक एक्सपोर्टर हम भी थे। गंदम भी एक्सपोर्ट करते थे, चीनी भी एक्सपोर्ट करते थे। मादनियात से जो मुल्क भरा हुआ है जी, एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते हमारे पास बेपनाह जमीन बंजर भी पड़ी हुई है। हुकूमत ने कभी तवज्जो नहीं दी। आम इस वक्त अगर मैं हुकूमत में होता तो सबसे पहला काम मैं यही करता कि एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा तरक्की दी जाती, देना चाहिए, देता। खाद मुफ्त कर दी जाए, सोलर के ऊपर पंप लगा के जो छोटा किसान है उसको दिया जाए, कर्जे उनको दिए जाए बगैर सूद के, और आप ग्रो करें उनको और उसके ऊपर इंसेंटिव दें, और पहले से रेट फिक्स हो कि भाई चीनी गन्ना इस भाव से लेंगे, चावल इस भाव से लेंगे, गंदम इस भाव से लेंगे, तो उसको इंसेंटिव होगा। ये नहीं कि एक दफा आपने ये नुकसान क्यों हो रहा है कि आप उसकी कीमतें फिक्स नहीं करते हैं, तो फिर ग्रोअर जो है वो उगाता नहीं है। उसको पता होता है कि अगले साल अगर बहुत सारा उगा दिया तो फिर वो दूसरी चीजें ग्रो करना शुरू कर देता है। पता होना चाहिए कि इस बल्कि जब जमीन गवर्नमेंट बांटे तो इस तरीके से बांटे, ये देख के बांटे कि यहाँ चावल उगेगा, इस जगह पे गंदम उगेगी, इस जगह पे गन्ना उगेगा, और उनको इंसेंटिव दे, जिसपे मैंने कहा टैक्स फ्री
बिजली उनको फ्री दे, उसमें सोलर वाली बिजली दे, पंप लगा के दे, खाद उनको फ्री दे, बीज उनको फ्री दे, और देखे कि इस मुल्क में कितनी तेजी के साथ ये ग्रो होता है। जो गरीब किसान है, वो जो बंजर जमीन पड़ी है, उनको वो लीज पे दे दे, 30 साल के पट्टे पे, 60 साल के पट्टे पे दे दे, और ये इसको ये भी दे दे कि अगर जिस वक्त वो अच्छा ग्रो करता है तो फिर वो उस जो गवर्नमेंट ने पट्टे पे दिए उसको खरीदने का पहला हक उसी को दे, क्योंकि उस वक्त तक वो अच्छा कमा चुका होगा, वो कमा के देगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, बेपनाह हम ग्रो कर सकते हैं और बेपनाह हम जो है माल बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। जैसे उन्होंने इम्तियाज ने कहा कि आपके मादनियात से ये मुल्क भरा हुआ है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि यहाँ अपने मफादात में ये हुकूमतें जो है वो सौदे करती हैं। सोना भरा हुआ है, कॉपर भरा हुआ है। आप देखें क्रोमाइट एक ऐसा चीज है जिसको हम यहाँ से हर जगह से निकलता है, KPK में भी निकलता है, बलूचिस्तान में भी निकलता है, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको वो, और 200 मिलियन डॉलर से ऊपर हम खाली स्टेनलेस स्टील मंगाते हैं। स्टील के अंदर अगर आप क्रोमाइट मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है। हम ये वो माल अपना एक्सपोर्ट करके दोबारा प्रोसेस होकर यहाँ मंगाते हैं। आप देखें कितना मिलियंस ऑफ डॉलर का हम ज़र मुबादला उस पर खर्च कर रहे हैं। तो ये वजूहात यही है, ये हर चीज क्या नहीं है यहाँ पर कि अल्लाह पाक ने 4 मौसम दिए, अल्लाह ताला ने यहाँ मादनात दिए, अल्लाह पाक ने इस मुल्क को एक बड़े अच्छे लोग दिए, मेहनती लोग दिए, जफाकश लोग दिए। हम तो समझते हैं कि अंग्रेज के तसल्लुत से हम निकल ही नहीं सके। आज लोग इतने सख्त परेशान है कि उनको भी याद आता है कि यार शायद अंग्रेज की हुकूमत बेहतर थी। तो आप वहां पहुंचाना चाहते हैं लोगों को। आज खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई है, इससे महज इसलिए कि लोगों के पास खाने पीने का वसाइल और जराए खत्म हो गए। लोगों के पास जो है बच्चों को देने के लिए पैसे नहीं है, फीसों के पैसे नहीं है, लोगों को अपना इलाज कराने के लिए। आप खुद अभी इस चीज से गुजरी हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में क्या तकलीफ है। बंदा मर जाता है ना, आप यकीन करें, बहुत मुश्किल होता है। बंदा मर जाता है तो अस्पताल वाले कहते हैं लाओ 10 लाख रुपए का बिल लाओ तो लाश ले जाओ। कहीं रहम नहीं है, किसी लाश पड़ी हुई है 10-10 दिन से 8-8 दिन से, कहते हैं पैसे दो। गरीब कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लाश को कैसे ले जाऊं। तो ये सूरत हाल है। कहीं बाहर निकलो, साइकिल वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, उधर पुलिस लूट रही है, उधर आपके सामने दहशतगर्द लूट रहे हैं, रास्तों में जो है चोर और डाकू लूट रहे हैं। लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है। अगर इसी तरह महंगाई आगे जारी रही तो आप जैसे आपने कहा खाना जंगी की एक सूरत हाल है, लोग डकैतियाँ कर रहे हैं, लोग स्नैचिंग कर रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। मैं तो अपने लोगों को 22 करोड़ लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा के लिए अपने मसाइल खुद हल करो। इन मसाइल को हल करने के लिए खुद अपने इंतखाबात लड़ो, अपने जैसे लोगों को मुंतखब करो, खुद इलेक्शन लड़ो। आम आदमी इक़्तिदार में आएगा, यकीन करें उस मुल्क के मसाइल हल होंगे, क्योंकि जो मसाइल ज़्यादा शख्स होता है जिसके ऊपर मसाइल हैं वही मसले हल कर सकता है। बाहर से ऊपर से कोई फरिश्ते नहीं आने वाले। और इन लोगों को भूल जाएं जिनको 72 साल से आपने आजमाया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मोमिन